प्यार और शमशान। अरे बाबा, आजकल फसलों पर एक बड़ी मुसीबत आई है। सुना है कि 3-4 किलोमीटर लंबा एक टिड्डी दल किसी भी दिशा से आता है और लहलहाती फसलों पर बैठकर कुछ ही समय में उन्हें चट कर जाता है। इन टिड्डियों के चलते किसानों में बड़ा डर फैला हुआ है। आजकल किसान खेतों में दिन रात पहरा दे रहे हैं। केशव ने अपने बाबा त्रिकाली डोम से कहा। हाँ, हो सकता है, पर इस खतरे से हमें न कल डर था और न आज ही कोई डर है। केशव के बाबा आसमान में देखते हुए बोले, हम तो भूमिविहीन ही पैदा हुए और हमारे डोम समाज का काम चिता को सजाने से लेकर उसे पूरी तरह जलाने का था। इसलिए जमीन न होने के चलते फसल कभी उगाई नहीं और आज भी हमारे पास जमीन नहीं है। इसलिए टिड्डी दल का खतरा हो या न हो, हमें कोई असर नहीं पड़ता। और फिर केशव का बाबा एक गाना गाने लगा था, तिसना छूटी माया छूटी, छूटी माटी, माटी रे, माटी का तन मिला माटी में रह गई, माटी माटी रे। किसी जमाने में इस गांव में लाशें जलाने का काम करने वालों को डोम राजा कहा जाता था और वे समाज में अनदेखे रहते थे। पर धीरे धीरे जैसे इस गांव का विकास हुआ, वैसे ही इन लोगों की जिंदगी में भी सुधार हुआ। डोम लोगों की अगली पीढ़ी अब अपना पुश्तैनी काम न करके पढ़ाई करना चाहती थी। त्रिकाली डोम का पोता केशव भी शहर से पढ़ाई लिखाई करके गांव में वापस आ गया था और उसने गांव में ही कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया था। केशव के अच्छे बर्ताव और मेहनत के चलते उसका काम भी चमक रहा था। इस कस्बे में एक तरफ ऊंची जाति के लोगों की बस्तियां थीं, तो दूसरी तरफ पिछड़ी जाति की। ऐसे तो ऊंच नीच के भेद को किसी भौगोलिक रेखा की जरूरत नहीं होती है, वह भेद तो हमेशा ही दोनों जातियों के मन में अपनी जगह बनाए रखता है। ऊंची जातियों में ऊंचे होने का अहंकार रहता है, तो नीची जातियों में नीच कहलाए जाने का दर्द और एक अनजाना डर। किसी जमाने में एक पिछड़ा गांव आज एक अच्छे खासे कस्बे में तब्दील हो गया था। इस गांव में मोबाइल और केबल टीवी से लेकर जरूरत की तकरीबन हर चीज मिलने लगी थी। पर यह गांव आज भी किसी जमाने में अपने ऊपर हुए जोर-जुर्म की कहानी कहता है और ये बताता है कि जोर-जुर्म की कोई जाति नहीं होती। माली तौर पर कमजोर किसी भी आदमी को सताया और दबाया जा सकता है, जिसका उदाहरण इसी गांव में रहने वाली 55 साल की एक औरत रूपाली देवी थी। वह जाति से ठाकुर थी, पर उसके पति से उसके देवर का जमीनी विवाद चला करता था। उसके पति ने कोर्ट कचहरी करके जमीन का कब्जा हासिल कर लिया था। इस बात से गुस्साए देवर ने एक दिन दबंगों के साथ मिलकर रूपाली देवी का रेप कर डाला था। उस समय रूपाली देवी की उम्र महज 20 साल थी। अपने ऊपर हुए रेप की रिपोर्ट कराने गई रूपाली देवी की कोई भी सुनवाई नहीं हुई, उल्टा उसे ही जलील होकर थाने से बाहर निकाल दिया गया। इतने पर भी जब रूपाली देवी के देवर की सीने की आग ठंडी नहीं हुई। रेप के 1 साल के अंदर ही रूपाली देवी ने एक चांद सी लड़की मालती को जन्म दिया, तो उस बच्ची को रेप से पैदा हुई औलाद के रूप में भी खूब प्रचारित किया गया। इससे दुखी होकर रूपाली देवी और उसके पति ने कई बार गांव ही छोड़ देने और दूसरे गांव में जा बसने की योजना बनाई, पर जमीन से जुड़े होने के चलते और अपनी जमीन की सही कीमत न मिल पाने के चलते वे अपने मुंह को सी कर इसी गांव में रहते रहे। मालती रेप के द्वारा पैदा हुई औलाद है। इस दुष्प्रचार का असर ये हुआ कि मालती से कोई भी लड़का शादी करने को राजी नहीं हो रहा था। यदि कहीं से रिश्ता बनता भी तो मालती की बदनामी पहले ही करा दी जाती, लिहाजा ये रिश्ता टूट जाता। और इसी तरह मालती की उम्र आज 35 साल की हो गई थी और वह अब भी कुंवारी थी। मालती के घर में उसकी माँ, बाप और एक भाई थे। मालती ने अपनी बढ़ती उम्र के बीच खुद को बिजी रखने और रोजी रोटी के लिए खुद का काम करना शुरू कर दिया था। वो कस्बे की दुकानों से कपड़ा खरीदकर उस पर बैया कढ़ाई करती और अपने भाई द्वारा उन्हें शहरों के बाजारों में बिकने भेज देती। इस बार जब मालती कस्बे के बाजार में कपड़ा खरीदने गई, तो अपनी दुकान पर बैठे केशव ने मालती को अच्छा ग्राहक जानकर उससे कहा, कभी हमारी दुकान से भी कपड़ा खरीद कर देखो, क्वालिटी में सबसे बेहतर ही पाएंगी। हाँ, पर मैं तो ये काम 4 पैसे कमाने के लिए करती हूँ। अगर बाजार से कम कीमत लगाओ तो मैं तुमसे ही कपड़ा ले लिया करूँगी, मालती ने कहा। हाँ, तो फिर आओ, दुकान के अंदर आओ, एक से एक कपड़ा दिखाता हूँ और वे भी सही कीमत के साथ।
अगर पसंद आ जाए तो बता देना, घर तक पहुंचवा भी दूंगा। केशव ने दुकान के अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। मालती ने दुकान के अंदर जाकर अपनी पसंद के कपड़े लिए और अपने मुताबिक कीमत भी लगवाए। एक बात कहूँ, मैं तो सोचता था कि तुम ठकुराइन हो, मुझ डोम के यहाँ से कपड़ा खरीदने में गुरेज करोगी। केशव ने मालती की आंखों में झांकते हुए कहा। ये जात पात वे माने जिन्हें वोट लेना हो, मैं ये ऊंच नीच भेदभाव में यकीन नहीं रखती और यह सब सोचने का मेरे पास टाइम भी नहीं है और न ही मेरी समझ। ये कहकर मालती दुकान से बाहर निकल गई। और हाँ, वे पैसे मैं छोटे भाई से भिजवा दूंगी, मालती ने कहा, जिसके बदले में केशव सिर्फ मुस्कुरा दिया। कस्बे की बाकी दुकानों से कपड़ा भी अच्छा है और दाम भी ठीक लगाए हैं केशव ने। अगली बार भी इसी के यहाँ से कपड़ा लूंगी। केशव की दुकान से आए हुए कपड़े पर कड़ाई करते हुए मालती मन ही मन बुदा उठी थी। फिर तो केशव की दुकान से कपड़ा खरीदने का सिलसिला शुरू हो गया और एक ठाकुर जाति की लड़की और एक डोम जाति के लड़के में अपने धंधे को लेकर एक अच्छी समझ पैदा हो गई थी। केशव अब 30 साल का हो गया था और अपनी पढ़ाई और धंधा जमाने के चक्कर में ब्याह की सुध भी न रही। एक आध बार बाबूजी ने बोला भी तो केशव ने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा धंधा पानी जम जाए तो कर लूंगा, पर अब उसके लिए रिश्ते आने बंद हो गए थे, क्योंकि डोम लोगों की प्रथा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र अब निकल चुकी थी। मालती और केशव भले ही अलग अलग जाति के थे, पर एक यही बात उन दोनों में समान थी कि दोनों अभी तक कुंवारे थे। आसमान में काले काले बादल घिर आए थे और बहुत तेज बारिश होने की उम्मीद थी। बहुत देर से कोई ग्राहक न आता देख केशव ने दुकान का शटर बंद कर दिया और एक छाता लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बारिश बहुत तेज हो गई थी, सड़कों पर सन्नाटा छा गया था। ऐसे में अचानक केशव की नजर एक कोने में खड़ी मालती पर गई, जो एक कोने में खड़ी होकर बारिश से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अरे मालती, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? अपना छाता केशव ने मालती के सिर के ऊपर लगाते हुए कहा। दरअसल मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, मुझे कल ही इस लाल रंग का कपड़ा चाहिए, सोचा तुम्हें ऑर्डर दे दूं चलकर, पर रास्ते में ही बारिश आ गई। अब पता नहीं कब तक ये यूं ही होती रहेगी, मालती ने ऊंची आवाज में कहा। कोई बात नहीं, वो सामने देखो, स्कूल की पुरानी बिल्डिंग है, आओ वहीं चलकर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, केशव ने कहा और कहकर दोनों के कदम उस स्कूल की ओर बढ़ गए। स्कूल की छत के नीचे दोनों खड़े हो गए, दोनों के शरीर गीले हो गए थे। मालती अपनी साड़ी के गीले पल्लू को निचोड़ने लगी और अपने भीगे हुए सिर के बालों को झटका देकर सुखाने लगी थी कि तभी उसके सीने से उसका आंचल हट गया और उसके गोरे उभार उजागर हो गए। केशव की नजर अब भी मालती के सीने पर ही लगी हुई थी। उसे अपने सीने को घूरता देखकर मालती ने उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू से ढाक लिया। मालती और केशव दोनों कुंवारे थे और आज जब दोनों के जिस्म पूरी तरह से पानी में भीग गए थे, तो उनकी छुअन ने उन दोनों के अंदर दबी हवस की चिंगारी को भड़का दिया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बारिश ही बारिश थी। केशव ने मालती का हाथ पकड़ लिया। मालती ने कोई विरोध नहीं किया, तो उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने मालती के गालों को चूम लिया और धीरे धीरे होठों का रसपान करने लगा। मालती ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और कोई विरोध नहीं किया। केशव की हिम्मत बढ़ गई थी, उसने मालती को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और बेतहाशा चूमने लगा। मालती के जिस्म को भी जैसे किसी की बाहों में आने का ही इंतजार था। वो भी अब केशव का साथ देने लगी और दोनों देव मिलन की नौक पर सवार होकर किनारे पर लगने का सफर करने लगे। कुछ देर बाद दोनों हौंकते हुए एक दूसरे से अलग हो गए। बाहर अब भी बारिश तेज हो रही थी, पर दोनों जिस्मों के अंदर का तूफान शांत हो चुका था। आज जातियों के सारे भेद मिट चुके थे। दो जिस्मों की जरूरत ने आज ऊंच नीच की सभी दीवारें गिरा दी थी। काम के सिलसिले में उन दोनों का जो एक दूसरे से मिलना शुरू हुआ था, उसने इन दोनों कुंवारे दिलों को अपनी हवस मिटाने का रास्ता दिखा दिया था। मालती और केशव के बीच एक बार संबंध क्या बने, फिर तो दोनों काम के बहाने कम मिलते और अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए ज्यादा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मालती को बच्चा ठहर गया, जिससे वो बहुत घबरा गई थी। केशव,
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जवानी के जोश में हमने बिना आगा पीछा सोचे संबंध बनाए और अब मुझे बच्चा ठहर गया है। अब क्या होगा? मालती घबराई हुई थी। अरे होना क्या है, अब हम और तुम शादी कर लेंगे, केशव ने कहा। शादी? पर क्या तुम जानते हो कि मेरी माँ के साथ जो हुआ था, और लोग मुझे रेप से पैदा हुई औलाद समझते हैं, इसीलिए मेरी शादी आज तक नहीं हुई। और फिर हमारी उम्र में भी फर्क है और हमारी जाति में भी। मालती की आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ मैं जानता हूँ मालती कि तुम मुझसे पूरे 5 साल बड़ी हो, पर क्या उम्र का ये फैसला हमारे प्यार को कहीं से कम करता है क्या? और फिर आज इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है और हम ये बकियानुसी बातें लेकर कब तक बैठे रहेंगे? या फिर तुम्हारा मन मुझसे भर तो नहीं गया? केशव ने पूछा। ऐसी तो कोई बात नहीं, पर तुम भी जानते हो कि हमारी शादी इतनी आसानी से नहीं होगी। हाँ हो सकता है कि राह में कुछ मुश्किलें आए, पर हम बिना कोशिश करे तो हार नहीं मान सकते ना। मेरे विचार में हमें अपने घरों में एक बार बात कर लेनी चाहिए, केशव ने मालती को ढांढस देते हुए कहा। मालती और केशव ने यही फैसला लिया कि आज वे दोनों अपने घर में बता देंगे कि वे दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या 35 साल तक तुझे इसलिए घर में बिठाए रखा कि एक दिन तू उस ढोंग से ब्याह रचा ले? जानती भी है कि उस लड़के के बाप दादा क्या काम किया करते थे? लाशें फूंकते थे, लाशें चिता जलाया करते थे वे सब, और हम लोगों की दी गई जूठन ही उनकी रोजी रोटी का जरिया हुआ करती थी। और हम लोग सुबह सुबह उनका नाम लेना भी अपशकुन समझते हैं। घर का पानी और खाना तो बहुत दूर की बात है। मालती के पिता आपे से बाहर हो रहे थे, पर पिताजी वे मेरी सब बातें जानते हुए भी मुझसे ब्याह रचाने को तैयार हैं। मालती ने डरते हुए कहा। क्या सब कुछ जानता है? क्या सब कुछ? यही न कि तुम्हारे अंदर एक ठाकुर का खून दौड़ रहा है और कुछ नहीं जानता? वाह मालती, तुम नहीं जानती कि ये निचली जाति के लड़के एक साजिश के तहत अच्छे घर की लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनके घर परिवार पर अपना दबदबा भी जमाते हैं, मालती के पिता ने कहा। और हाँ दीदी, अगर तुमसे अकेले नहीं रहा जा रहा था तो कोई और लड़का ढूंढ लिया होता, तुम्हें वही लाशें जलाने वाला डोम ही मिला। अब तक चुप मालती के भाई ने कहा। मालती को अपने छोटे भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। वो अब और सुन पाने की हालत में नहीं थी। वो वहाँ से अपने कमरे में भाग गई थी। जब केशव ने अपने घर में मालती से ब्याह रचाने की बात कही तो उसके घर में भी वही हुआ जिसकी उम्मीद कभी उसने नहीं की थी। क्या पूरी बिरादरी में तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली जो उस लड़की से शादी करोगे तुम? अरे तुम्हें पता भी है कि इतने सालों तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वह नाजायज। उसका असली बाप कौन है किसी को नहीं पता, केशव के पिताजी चीख रहे थे। पता है न तुम्हें कि उसकी माँ का कई लोगों ने मिलकर रेप किया था और उसी के बाद इस लड़की का जन्म हुआ है। भले ही वह तुमसे जाति में ऊंची है, पर उससे क्या है, तुम भी नाजायज ही ना। केशव के पिता की आवाज में उसके सभी घर वालों की भी आवाज शामिल लग रही थी, क्योंकि सभी लोग केशव को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। अगले ही दिन इन दोनों की बातें ही लोगों की जुबान पर थी और सब लोग इसे एक बेमेल जोड़ी और समाज को तोड़ने वाली कोशिश बता रहे थे। आनंद फानन ही ब्राह्मण सभा बुलाई गई और यह फैसला लिया गया कि किसी दलित द्वारा एक अबला सवर्ण लड़की के शील को भंग करके उससे ब्याह रचाकर सारी ब्राह्मण कौम को बदनाम करने की साजिश है ये, उसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। कस्बे में मीडिया की चहल पहल अचानक से बढ़ गई थी और चुनावी बारिश वाले नेता भी मैदान में उतर आए थे। कस्बे में अचानक ही एक अजीब सा तनाव वाला माहौल बन गया था। अगले ही दिन भरी दोपहर में केशव की दुकान धू धू करके जलती हुई देखी जा सकती थी। उधर मालती के घर में भी आपसी रिश्तों में आग लगी हुई थी और पूरा मोहल्ला मालती और उसके परिवार की थू-थू कर रहा था। क्या मेरी यह सजा है कि मेरी माँ के साथ रेप हुआ है? अब तक मैंने रेप का दंश झेला और बदनामी सही, अब उसके बाद ये दंश मुझे भी दुख देता रहेगा। अगर किसी औरत के साथ रेप होना गलत है तो सजा उसे नहीं बल्कि बलात्कारियों को मिलनी चाहिए जिन्होंने ये घिनौना अपराध किया है। मालती अपने घर में चीख रही थी, तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मालती के पिता ने दरवाजा खोला। सामने मुंह पर कपड़ा बांधे दो लंबे चौड़े लोग खड़े थे।
वे किस जाति के थे, ये कहना मुश्किल था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ उनकी आंखें ही देखी जा सकती थीं। वे आंखें मालती को ढूंढ रही थीं। मालती ने खतरा भांप लिया और पीछे के दरवाजे से भाग निकली। वे दोनों लठैत उसके पीछे दौड़ रहे थे। मालती दौड़ते दौड़ते बुरी तरह थक गई थी। अचानक उसके पैर से एक पत्थर टकराया और वह गिर गई। उसके पेट के निचले हिस्से से खून की धार फूट पड़ी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मालती के सिर पर लाठियां बरसने लगी थीं। उसकी आंखें मूंद गई थीं। मालती की आंखें फिर कभी खुल नहीं सकी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।